गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका ये लेक्चर नंबर 2 है रासायनिक बलगतिकी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अभिक्रिया वेग के बारे में पढ़ा था। तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ अभिक्रिया वेग क्या होता है। अभिक्रिया वेग किसी भी अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन होता है। ठीक है, अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो? अभिक्रिया का वेग बोलते हो। परिवर्तन कैसा होगा? अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अभिकारक की सांद्रता क्यों घटती है? क्योंकि आप जानते हो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आप जिन दो चीज़ों को लेकर चलते हो, ठीक है, उनको अभिकारक बोलते हो, और जो बाद में मिलता है उसको क्या बोलते हो? उत्पाद बोलते हो। एज अ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जब आप लोग चाय बनाते हो तो क्या होता है? आप दूध लेते हो, पानी लेते हो, चीनी लेते हो, चाय पत्ती लेते हो, अदरक लेते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी बोली जाएंगी अभिकारक। और बाद में जब आप उसको गर्म करते हो तो क्या बन जाती है? आपकी चाय बन जाती है। क्या जितनी चीज़ आपने जिस सबको मिक्स किया था क्या वो वैसी बनती है? बाद में लास्ट में उसका कलर चेंज हो जाता है, पहले वो मीठी नहीं होती है, उसके बाद मीठी हो जाती है, और भी बहुत सारे चेंज आते हैं। तो उत्पाद बिल्कुल अभिकारक से भिन्न होता है। ठीक है, तो जो लास्ट में बनता है वो उत्पाद होता है, यानी किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जिन चीज़ों को लेकर अभिक्रिया कराई जा रही है वो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो क्या होता है? अभिकारक धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं, तभी तो उत्पाद बना होगा। उत्पाद कहीं और से थोड़ी आता है। उत्पाद कैसे बनता है? अभिकारकों से मिलकर बनता है। तो जो अभिकारक होते हैं वो खत्म होते चले जाते हैं, उत्पाद बनता हुआ चला जाता है। तो अभिकारकों की सांद्रता को क्या बोलेंगे? उसमें कमी आ रही है, यानी कि वो कम हो रही है। जब मैंने आपको विलियन चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक वर्ड आया था सांद्रता। ठीक है, तो मैंने उस टाइम आपको समझा दिया था। सांद्रता को आप समझ लोगे मात्रा। ओके, तो सांद्रता क्या होती है? सांद्रता एक तरीके से मात्रा होती है। जिसकी मात्रा कम होती चली गई उसकी सांद्रता कम होती चली गई, जिसकी मात्रा बढ़ गई उसकी सांद्रता बढ़ती चली गई। तो होता क्या है? चाय बनाने में चीनी, चाय पत्ती, दूध, सबकी सांद्रता कम होती चली जाती है और चाय की सांद्रता बढ़ती चली जाती है, यानी धीरे धीरे चाय बनती चली जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसी को आपका रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, तो कारक का मीनिंग समझ लेते हैं। कारक क्या है? देखो बच्चा, कारक का मीनिंग कुछ नहीं है। ताप, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, इन सबको ही क्या बोलते हैं? आप उत्प्रेरक हो गया है ना, तो इन सबको आप क्या बोलते हो? कारक बोलते हो। अब कुछ कारकों से तो अभिक्रिया वेग प्रभावित होता है, कुछ से अप्रभावित होता है। प्रभावित का मतलब जिससे कोई भी चेंज आए उसकी प्रेजेंस में, और अप्रभावित का मतलब यानी किसी चीज़ की प्रेजेंस में अगर उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा तो वो अप्रभावित है। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अभिक्रिया वेग निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो वो कौन कौन से कारक है? नंबर 1, अभिकारक अणुओं की सांद्रता का प्रभाव। यानी ये कह रहा है अभिकारक अणु जो होते हैं उनकी सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया बढ़ता है। क्या बोल रहा है? निश्चित ताप पर। ठीक है, ताप कैसा रख दिया? निश्चित रख दिया। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया वेग बढ़ता है। यदि अभिकारक की मात्रा को ज़्यादा कर दोगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आप खुद ही समझ सकते हो, नॉर्मल सी बात है। जब आप टेम्परेचर को कैसा रखोगे? कांस्टेंट, और अभिकारकों को बढ़ाए चले जाओगे तो अभिक्रिया का वेग भी तो बढ़ जाएगा। आपने देखा नहीं है चाय बनाने में, चाय ज़्यादा बनेगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, चाय कम बनेगी तो जल्दी बन जाएगी। तो वही एग्जाम्पल है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है। तो रीज़न क्या है? अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है, इसलिए आपका अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। मान लो ये कोई अभिकारक A है, ये कोई B है, और इनसे मिलकर एक उत्पाद बना C। ओके, तो हुआ क्या होगा? ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के अभिकारक अणु और इनके बीच में टक्कर हुई होगी, और तभी क्या बनता है? उत्पाद बनता है। इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है कि इन अभिकारकों से उत्पाद कैसे बना, कितना टाइम लगा। ठीक है, तो अभिकारक अणु छोटे छोटे और कणों में टूट जाता है और उनके बीच में संघट, टक्कर को बोलते हैं संघट। तो संघट होता है और क्या बन जाता है? उत्पाद बन जाता है। तो जब अभिकारक ज़्यादा लोगे तो टक्कर भी तो ज़्यादा होगी, और टक्कर ज़्यादा होगी तो उत्पाद भी ज़्यादा बनेगा, उत्पाद ज़्यादा बनेगा और अभिकारक भी ज़्यादा है तो अभिक्रिया का वेग भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है ताप का प्रभाव। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग बढ़ता है। यदि आप ताप को भी बढ़ाते हो तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाएगा। अब आप एक बात बताओ,
पहले ताप कम था और ये अभिकारक के छोटे छोटे कण आपस में टक्कर हो रही थी इनके बीच में, यानी संघट हो रहा था। आप एक बात बताओ, ताप बढ़ा दो और ज़्यादा गर्म कर दो तो क्या होगा, उन अणुओं को क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी और वो और ज़्यादा टक्कर करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, अगर ताप को आप बढ़ा देते हो तो टक्करों की संख्या फिर से बढ़ जाती है, मतलब और ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए भी क्या हो जाता है, ताप के प्रभाव में अभिक्रिया का वेग और बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग बढ़ता है क्योंकि ताप वृद्धि से प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। प्रभावी टक्कर यानी वो टक्कर जिनसे मिलकर के उत्पाद बना। टक्कर तो बहुत सारी होती है लेकिन कुछ प्रभावी होंगी, कुछ अप्रभावी होंगी, क्योंकि कुछ को मिलकर तो उत्पाद बन रहा होगा, लेकिन कुछ टक्कर वेस्ट भी होंगी जिनसे कोई उत्पाद नहीं बन रहा है। ठीक है, तो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ओके, थर्ड है आपका उत्प्रेरक का प्रभाव। तो पहले समझना ये है उत्प्रेरक क्या होते हैं। देखो, उत्प्रेरक जो होता है ना, कुछ अलग से कोई वर्ड नहीं है। उत्प्रेरक कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी यौगिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन उत्प्रेरक जो होते हैं ना, वो किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। ओके, तो उत्प्रेरक की परिभाषा क्या लिखेंगे आप, उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। मोस्ट ऑफ द उत्प्रेरक जो होते हैं यानी कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो घटा भी देते हैं लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं ना वो बढ़ाते हैं। तो उत्प्रेरक के विषय में अभी इतना ही जान लीजिए, मैं इसके लिए एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी उत्प्रेरक के बारे में, आप वहाँ से और ज़्यादा जान लेना। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है जिससे सक्रिय अणु की संख्या बढ़ जाती है। ये तो समझ ले बढ़ जाता है, लेकिन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक जो होता है ना वो अभिक्रिया होती है, किसी भी अभिक्रिया की एक ऊर्जा होती है कम से कम, जिसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा से कम यदि उस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा है तो वो अभिक्रिया पॉसिबल नहीं हो सकती। सक्रियण ऊर्जा पर या इससे अधिक ऊर्जा पर वो अभिक्रिया होगी तो वो क्या करता है, उस ऊर्जा को कम कर देता है। मान लो कोई अभिक्रिया है जिसकी सक्रियण ऊर्जा 5 जूल है। ठीक है, तो आपका जब उत्प्रेरक यूज करोगे ना आप उस अभिक्रिया के लिए, तो वो क्या करेगा, इस सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देगा। 5 जूल से वो 4 कर दे, 3 कर दे, 2 कर दे, वो उसका उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन वो उसको कम कर देगा। अब क्या होगा, जब सक्रियण ऊर्जा कम हो गई तो वो अभिक्रिया फास्ट होगी। ठीक है, और इससे क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा कम करने से सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभिकारक जो होते हैं ना, जो उनकी सतह होती है उसको बोलते हैं अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। आयरन है आपका, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जिन भी अभिकारकों को आप ले रहे हो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है, अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। यानी पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है अभिकारक एवं उत्पादों की प्रकृति। तो ये क्या होती है, अभिक्रिया वेग अभिकारक एवं उत्पादों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। मैंने ये बात बहुत अच्छे से कई बार बता चुकी हूँ अब तो, कि पुराने बंध टूटते हैं इसका मतलब भी वही है, पुरानी चीज़ खत्म होती है और नई चीज़ बनती है, जिसको आप उत्पाद कहते हो वो पूरी तरह भिन्न होता है अभिकारक से। ओके, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, पुराने बॉन्ड टूटे हैं और नया बॉन्ड बना है तभी तो उत्पाद बना है। अगर पुराने बॉन्ड ही जुड़े रहते तो अभिकारक ही ना रह जाता लास्ट में। ठीक है, तो आपके बस ये 5 कारक थे, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। एक था अभिकारक अणुओं की सांद्रता, दूसरा था ताप, तीसरा था उत्प्रेरक, चौथा था अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल और 5वां था अभिकारक एवं उत्पादों की प्रकृति। तो इनमें आपने क्या देखा, ये ऐसे थे कि इनको इंक्रीज करने से क्या हो रहा था, आपका अभिक्रिया का वेग भी बढ़ रहा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। तो इस लेक्चर में हमने अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको तात्क्षणिक वेग और औसत वेग की वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो इस चैप्टर में ना मैं मतलब जो टॉपिक है वो एक एक करके लाऊंगी, यानी एक वीडियो में एक ही टॉपिक रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर से ना जो आपके अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है और साथ में बहुत ही ज़्यादा आसान है। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, उसको फिर और भी ज़्यादा आसान लैंग्वेज में, वैसे आसानी होती है पर आपको दोबारा बताया जाएगा। यदि आपको नोट्स चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।